आज हम लोग शुरू करेंगे लेंसेज। और देखिए इस तरह से आपकी बुक में डायग्राम बने होंगे और इन दोनों को तो आप जाहिर है पहचानते ही होंगे। बताइए इस वाले लेंस का क्या नाम है? कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स। और इस वाले का? टेलो कॉन्वेक्स। कॉनकेव। नहीं नहीं, ये वाला केवल कॉनकेव। ठीक है। अब देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव को कैसे हम लोग याद रखेंगे। भाई जो मोटा है वो कॉन्वेक्स है और जो पतला है वो कॉनकेव है। मोटा कहाँ? बीच में हम लोग देखेंगे। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर चश्मा लगाए हुए है, ठीक है ना, जरूर आपकी क्लास में बच्चे होंगे जो चश्मा लगाते होंगे, तो उनके चश्मा उतारो आप और उसका बीच में देखो। बीच में अगर पतला है तो वो कॉनकेव लेंस लगा रहा है और बीच में अगर मोटा है तो वो कॉन्वेक्स लेंस लगा रहा है। ज्यादातर बच्चों के ये वाला चश्मा लगा रहता है। ये वाला जो होता है ये एक तरीके से मायोपिया को क्योर करता है। मतलब मायोपिया से जो बच्चे सफर कर रहे हैं उन बच्चों को कॉनकेव की जरूरत पड़ती है। अभी जब हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया ये सारी चीजें पढ़ेंगे तब ये सब बातें और डिटेल में मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी आप केवल मोटा पतला ही समझ लीजिए। बीच में मोटा है कॉन्वेक्स, बीच में पतला है कॉनकेव, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सरफेस प्लेन हो गई है तो इसको बोल दिया हम लोगों ने क्या? प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है। देखो यार, आत्मा से ये भी तो कॉन्वेक्स ही है, बीच में मोटा है, ये भी बीच में मोटा है, तो इसलिए प्लेन का कैरेक्टर लेके आया, लेकिन है तो कॉन्वेक्स ही, ऐसे याद रखना है। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? बोलो भाई। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। हाँ, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। फिर से बोलूंगा, ये वाला भी आत्मा से कॉन्वेक्स है। असली में अगर देखा जाए तो बीच में मोटा है तो कॉन्वेक्स हुआ, बीच में मोटा है कॉन्वेक्स हुआ, बीच में मोटा है कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है। तो पहले आप देखिए कि बीच में मोटा है कि पतला है। इन दोनों नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोले या कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोले, है ना। तो वो कंफ्यूजन इससे समझ में आ जाएगा कि आप पहले ये देखिए कि बीच में मोटा है या पतला है। अच्छा, यहाँ पे कॉनकेव हो गया। यहाँ पे अब आप नाम गेस कर सकते हैं, इसका तो कर सकते हैं, बोलिए। प्लानो कॉनकेव। प्लेनो नहीं होता है, प्लेनो होता है। ठीक है, मतलब प्लेन से प्लेनो, ऐसे तो वो फिर प्लान वाला हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी सॉरी यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये सही लिखा है मैंने? कॉनकेव है सर, कॉनकेव। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और उसी तरह ये वाला कॉनकेवो कॉन्वेक्स है तो आत्मा से ये कॉनकेव है, बीच में पतला है क्योंकि, लेकिन कॉन्वेक्स का थोड़ा कैरेक्टर ले आया तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। एक और फैंसी नाम आपको सुनाई देगा, बाई कॉन्वेक्स। तो बाई कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है? बोलिए। देखिए बाई कॉन्वेक्स मतलब होता है कि सर दोनों साइड मतलब दोनों प्लेन जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। अब वो तो कॉन्वेक्स में भी है। देखिए मैं बताता हूं, ये जो लेंस बनाए जाते हैं, आपने अपनी बुक में ये डायग्राम देखा होगा कि एक सर्कल ऐसे ले लिया और एक और सर्कल ऐसे ले लिया। इसका जो कॉमन पार्ट है इसको आपने अलग कर लिया, मतलब एक स्फीयर लिया और एक दूसरा स्फीयर लिया, दोनों को मर्ज कराया और उनका एक कॉमन पार्ट है। या उल्टी तरीके से समझे, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका अगर इस कर्वेचर का सर्कल कंप्लीट किया जाए तो ये वाला होगा, इस कर्वेचर का सर्कल कंप्लीट किया जाए तो ये वाला। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग अपने जो लेंस है उसको दो इक्वल सर्कल से बनाएं, और एक तरीका ये है कि हमारा जो लेंस है उसको हम लोग दो अनइक्वल सर्कल से बनाएं।
आई बात समझ में? तो जब अनइक्वल सर्कल से बनाएंगे तब क्या होगा कि एक तरफ थोड़ा पतला टाइप का होगा और एक तरफ ज्यादा बल्जिंग होगा। समझ में आया कि नहीं भाई? ये वाला ज्यादा बल्जिंग है और ये वाला कम बल्जिंग है। यहां पे बल्ज जो है बराबर है। बल्ज समझ रहे हो? मोटा पेट, है ना? हाँ सर, हाँ। बस, तो ये बात जो हुई, ऐसे में जब दोनों बराबर होते हैं तब बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो सच बात यह है कि ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स। सिर्फ कॉन्वेक्स अगर बोला जाए तो तीनों है, ये वाला बाई कॉन्वेक्स है। अब आई बात समझ में आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाई कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स? Biconvex is a special case of convex. Plano-convex is also a special case, and concavo-convex is also a special case. उसी तरह ये तीनों की भी बातें आ जाएंगी। अब पक्का है कि इसका नाम क्या होगा? हाँ, मतलब अच्छा बना नहीं है इसमें, और अच्छा बना देता हूं बाई के हिसाब से। मतलब यहां पे जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, है कि नहीं? आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल बहुत कायदे से सिमेट्रिक होगा। समझ गए? मतलब अगर मतलब ये और ये लेंथ में भी बराबर है, मैं ये कह रहा हूं, तब ये हो जाएगा क्या? बाई कॉन्वेक्स। तो अच्छा तरीका ये होगा, बाई कॉन्केव होगा यार। अच्छा तरीका होगा कि हम इन दोनों को बोले बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव। उसके बाद इस पूरे बक्से को बोले हम लोग, इस पूरे बक्से को क्या बोलेंगे? बोलो भाई। अरे इसमें जितने भी लेंस हैं वो क्या है? कॉन्वेक्स। हाँ, ये बात अच्छे से समझनी चाहिए आपको, है ना? कि कम से कम आप लेंस देखते ही पहचान जाए कि ये कैसा है, बीच में मोटा है, कॉन्वेक्स है भाई। सर, हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, जैसे बायोकॉन्वेक्स में सर मतलब जैसे वो होगी साइड्स, मतलब दोनों इक्वल होंगे, और कॉनकेवो मतलब और जो नॉर्मल कॉन्वेक्स होगा उसमें सर मतलब अनइक्वल भी हो सकते हैं साइड, छोटी बड़ी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अनइक्वल तो यहाँ पे भी है ना, अनइक्वल यहाँ पे भी है। तो सर मैं खाली कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ सर, वैसे नहीं बोल रहा हूँ सर। जैसे इसमें तो तीनों कॉन्वेक्स है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर अनइक्वल है तो वो बस कॉन्वेक्स होगा। अब उसके और भी केसेस आ सकते हैं जिसमें से एक स्पेशल ये, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इसको हम कॉन्वेक्स नहीं बोल सकते, ऐसा भी नहीं है कि इसको हम कॉन्वेक्स नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज अ स्पेशल कॉन्वेक्स वेयर both the curvatures are equal, so we have given it a new name, and new name is biconvex. अब आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली मैंने, ठीक है? तो ये हो गया क्या? कॉनकेव। ये पूरी फैमिली हो गई कॉनकेव। ये एक तरीके से वेन डायग्राम टाइप का हो गया, है ना? अच्छा, अब जैसे ये बनाया हम लोगों ने कैसा? कॉन्वेक्स। उसी तरह हम लोग बना सकते हैं कॉनकेव भी। तो यहां पे क्या होगा कि कोई कॉमन रीजन ही नहीं होगा, बड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये एक इमेजिनरी सर्कल बना रहे हैं हम लोग, उसके कर्वेचर के हिसाब से उसकी सरकमफेरेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो कर्व है इसे सरकमफेरेंस का रूप दिए गए हैं। तो ये अपना हो गया कैसा? कॉन्वेक्स। और ये कैसा हो गया? कॉनकेव। अभी कॉन्वेक्स ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से लिख लीजिए, कैसे लेंस बनाए जाते होंगे ऐसे ही बनाए जाते होंगे। तो अपनी लेंसेज की बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। ये बीच से बिल्कुल जो सेंटर है अपने लेंस का, उसके बीच से जाती है और टॉप और बॉटम को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को कहते हैं हम लोग, बोलिए,
वेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इधर सबकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। सब अपने अपने लेंसेज की प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर हम लोग यहां पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दें तो ये जाएगा और पैरेलल निकल आया, ऐसे जाएगा और पैरेलल निकल आया। जितनी भी लाइट रे निकलेंगी, मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को, किसी भी लाइट सोर्स से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती है। यहां पे मैंने केवल 4 बनाई। अब उल्टा है, मतलब पॉइंट सोर्स है, यहां पर बल्ब टाइप का लगा हुआ है, वो लाइट फेंक रहा है, तो जितनी लाइट लेंस में जाएगी वो पैरेलल निकलेगी, केवल एक शर्त पर। किस शर्त पर? अगर सोर्स ऑफ लाइट फोकस होना चाहिए। हाँ, अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है। तो अब एक और नया नाम, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक स्पेशल पॉइंट होता है, उसको कहते हैं हम लोग फोकस। ठीक है, तो यहां पे बना देता हूं मैं F, यहां पे बना देता हूं मैं O, और एक और होता है C। सबके नाम बताइए। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। F का क्या नाम है? फोकस। O का क्या नाम है? ऑप्टिकल सेंटर। अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल सेंटर नाम आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, हमारे बुक में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं दिया हुआ है सर, वो 2F1 दिया हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट टू 2F कर सकते हैं। F1 F2 ये भी कर दूंगा मैं। 1 और 2 की वैसे आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ चलो, ये लोग F1 F2 भी कर रहे हैं, करेंगे अभी F1 F2 भी करेंगे। पहले ये 3 नाम जाने। अब इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहली बात तो क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे ही नहीं, किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इससे एक गोला बनाया जा सकता है, सर्कल बनाया जा सकता है, या स्फीयर बनाया जा सकता है। मतलब यार, सर्कल और स्फीयर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम लोग 2 डायमेंशन में बना रहे हैं तो सर्कल बना रहे हैं। तो ये जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर C पे लाई करेगा। तो यहां तो बहुत बड़ा बना दिया है मैंने, मैं थोड़ा छोटे में करके दिखाता हूं यही काम। देखिए, अब अगर मान लीजिए ये जो लेंस है, इसका सर्कल हम लोग कंप्लीट करें, इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर तो होगा। वो जो सेंटर होगा वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और नाम भी बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। कैसे? यार, ये कर्व है कि नहीं है, तो कर्व का कर्वेचर और इस कर्वेचर का ये सेंटर, इस कर्वेचर का ये सेंटर, उसी तरह इस कर्वेचर का सेंटर यहां पे आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पे इसको कर दिया C1, उसी तरह यहां पे कर देंगे C2, इसको कर दिया F1, उसी तरह यहां पे कोई आ जाएगा F2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, OC1 इज इक्वल टू OC2 होगा क्या हमेशा? नो सर, when the lens is biconvex or biconcave then it is equal। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। जब बाइकॉन्वेक्स होगा तभी ये प्रॉपर्टी रहेगी कि OC1 इज इक्वल टू OC2। तो खैर, तो OC1 को ही समझ लेते हैं, ये बराबर तभी होंगे जब ये बाइकॉन्वेक्स होगा, जब इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर बराबर होंगे। तो OC1 डिस्टेंस का हम लोग एक नया नाम देंगे। बोलिए क्या नाम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद OF1 का हम लोग एक नया नाम देंगे, फोकल लेंथ। इनफैक्ट लोग फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ भी करते हैं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी बच्चों,
बहुत लोग को लगता है कि जो फोकल लेंथ होती है उसका डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ऐसा केवल मिरर में होता है, कर्व्ड मिरर में होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में होता है, लेकिन लेंसेज में ऐसा नहीं होता। फिर भी आप ये बात तो कह सकते हैं कि हाँ फोकल लेंथ जो है वो OC1 के अंदर ही कहीं लाई करता है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच कनेक्ट्स द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। ऐसा कह सकते हैं ओरिजिन या ऑप्टिकल सेंटर, मैंने ओ को ऑप्टिकल सेंटर बोला है। अब एक और लाइन है, ये लाइन, ये क्या है? इस लाइन का नाम बताओ तो जाने। यही सब पूछा जाता है ओलंपियाड में। ये है ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं बच्चों उसको, ठीक है। ये थोड़ा हायर क्लासेस में मिल जाएगा, अभी जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये सारे नाम हैं जो आपको काम आएंगे। लेंस का एपर्चर किसको बोलेंगे फिर? अच्छा, ये जो मैंने डॉटेड लाइन, हाँ एक मिनट, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा कि फिर एपर्चर किसको बोलेंगे, हैं? तो ये जो लाइन है ये ऑप्टिकल एक्सिस है, लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखते हैं और इसका नाम रख देते हैं PQ, तो PQ हो जाएगा आपका एपर्चर। प्लीज नोट दैट कि मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं या नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। दो एंड पॉइंट को, हाँ, मतलब एपर्चर इज, हाँ ये एक तरीके से। और आपने अगर चश्मे की दुकान में देखा हो बच्चों, तो यार ये जो लेंस होता है, कुछ लोगों का चश्मा, मतलब अब इसको हम लोग यहां से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो कुछ लोग का चश्मा इस तरह का होता है ना, कुछ लोग का चश्मा इस तरह का होता है। लेकिन लेंस जो बाजार में बिकता है, चश्मे का लेंस की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग का ऐसा होता है, कुछ का ऐसा होता है, कुछ का गोल टाइप का होता है, कुछ लोग का ऐसा होता है, मतलब तरह तरह के चश्मे के लेंस के शेप होते हैं। लेकिन ये सब काटे जाते हैं इससे ही। ये सर्कुलर है, मतलब सामने से अगर आप यहां से देखेंगे तो ये एक सर्कल होगा, ठीक है। तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वही होगा एपर्चर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अगर इसी लाइन को सामने से देख रहे हैं, अगर इसी लाइन को सामने से देख रहे हैं PQ, तो वो एपर्चर या डायमीटर है, आपको दिख रहा है। सही चल रहे हैं हम लोग बच्चों? हाँ सर, हाँ सर। अब इधर जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि F जो है वो R/2 के बराबर होता है। ये मैंने बोला था कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है, ऐसा नहीं है। ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस की आधी नहीं है। ऐसा किसमें होता है? मिरर में होता है, लेकिन ऐसा लेंस में नहीं होता। तो इसलिए ये याद रखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो फिर सही रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वो रिलेशनशिप ये है, ये काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। इसी का नाम होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये आपके कोर्स में नहीं है। कोई कोरोना रिडक्शन की बात नहीं है, ये क्लास 10th के कोर्स में कभी नहीं था। यहां पे ध्यान रखिए कि ये जो R1 और R2 है, ये अलग अलग R1 और अलग अलग R2 है, ठीक है। म्यू वही है अपना पुराना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, F फोकल लेंथ। लेकिन अपने काम का नहीं है तो ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अपने इन जो 4 छोटू डायग्राम हैं इनको कंप्लीट करते हैं।
तो अब आपको फोकस का आइडिया हो गया। अब उल्टा काम क्या होगा, मान लीजिए कि लाइट रेज जो है पैरेलल आ रही हैं इंफिनिटी से, सन से आ रही हैं, मतलब सन को हम लोग मान लेते हैं यहां पे कि इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो इंफिनिटी से आ रही हैं और यहां पे आके कन्वर्ज की जा रही हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आके मिलती जा रही हैं। तो ये भी पॉइंट एफ है, फोकस है। F1 F2 भी आप लिख सकते हैं। अरे ये ऐसा नहीं है कि ये यहां से निकल रही है और ऐसे आ रही है और फिर इसमें आ रही है, ऐसे हो रही, ऐसा कुछ नहीं। ये अलग डायग्राम है, ये अलग डायग्राम है, आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है यहां। लेकिन ये देखना है कि ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स में अगर फोकस पे कोई लाइट सोर्स रखा है तो इस तरफ पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी, और इसका उल्टा क्या बोलेंगे, अगर पैरेलल लाइंस इंफिनिटी से आ रही हैं तो वो सारी आकर फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। अब इसी तरह यहां पे डायग्राम बनाएंगे। यहां पर देखिए, अगर इधर जा रही है लाइट रे तो ये कहां जाएंगी बताइए, चलिए इधर वाला बना दे पहले। करेंगे सर ज्यादा और ज्यादा। हाँ, ऐसे जाके ऐसे, तो इनको अगर वापस आप खींचे तो वो कहां पे आएंगी बोलिए, वापस अगर करें तो वो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है। अगर यहां पे आप अपनी बहुत बड़ी आंख लगाते हैं तो आपको लगेगा अच्छा सारी लाइटें फोकस से आ रही हैं, वो अपीयर करेंगी कि फोकस से आ रही हैं, लेकिन असली में फोकस से नहीं आ रही होंगी। तो यहां पे क्या होगा बताइए सर। हाँ बोलिए। यहाँ पर और डाइवर्ज करेगा। हाँ, यहाँ पे और डाइवर्ज करेगा। मैं आपने थोड़ा सा उल्टा थोड़ा सा सही कर दूं मैं इसको, ये इस तरह हो जाएगा, या आप इधर से ले आइए पैरेलल से तो ये इस तरह हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाएगा डायग्राम में। मान लीजिए कि ये फोकस है और फोकस पे सारी लाइट्स आ रही थी, मतलब खुद से कोशिश कर रही थी फोकस पे आने के लिए, लेकिन वो लेंस आने की वजह से पैरेलल बाहर निकल जाएगी इस तरह। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे, अगर सारी लाइट रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश भी कर रही थी तो ये वाला जो लेंस आया उन्हें कन्वर्ज होने नहीं दिया। अगर सारी लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो ये लेंस क्या किया, उन्हें डाइवर्ज कर दिया। थोड़ा सा और एक और लाइट रे बना सकता हूं मैं यहां पर, दो और बना सकता हूं मैं यहां पर। तो ये जैसे यहां पर ऐसे निकल रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉर्च की तरह बाहर की तरफ जा रही है। इसीलिए टॉर्च जो होता है, टॉर्च भी आपका क्या करता है, लाइट रे जो है वो थोड़ा फैला कर करता है। इसीलिए टॉर्च से आप बहुत ज्यादा दूर का नहीं देख सकते। बहुत ज्यादा दूर का अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी टॉर्च क्या करेगी, लाइट जो है वो ब्लर हो जाएगी, लाइट जो है डिम हो जाएगी, तो आप बहुत दूर की चीज टॉर्च से नहीं देख पाएंगे। फिर एक सर्च लाइट वगैरह होती है तो उनका जो मिरर जो लगा रहता है वो इसी तरह बनाया जाता है कि उससे पैरेलल बीम निकले। ठीक है, तो फिर वो वहां पे हम लोग मिरर में चले जाएंगे, तो अभी मिरर में नहीं जाना हम लोग को। और जब आप क्लास 12th में आएंगे तो आपको एक ही टाइम पे एक बड़ा यूनिट होगा लाइट का, जिसे हम लोग ऑप्टिक्स कहेंगे। वहां पर आपको बहुत जल्दी जल्दी मिरर और लेंस सबके बीच में कंपैरिजन करने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप जब अभी एक तरीके से 11th के पहले हैं, जब तक हाई स्कूल में हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग क्लास में मिरर पढ़ाया जाता है, अलग क्लास में लेंस पढ़ाया जाता है, तो बच्चे कंपेयर नहीं कर पाते हैं। खैर वापस आते हैं, यहां पर इसका नाम है, इस डायग्राम की वजह से इस कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है, बताइए क्या।
कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, बोलो भाई, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग लेंस। और उसी तरह इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग का क्या मतलब है कि पैरेलल लाइट बीम को ये फैला देती है और ये पैरेलल लाइट बीम को एक जगह फोकस कर सकती है। अब यहां पे आपके पास ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन बर्निंग लेंस है? सर ये जो देखिए बजिंग में डाइवर्जिंग पार्ट है। हाँ बोलिए। हाँ सवाल आप पूछिए अपना। चलिए नहीं पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनमें से बर्निंग लेंस कौन सा है? ए, बी, सी, डी। आग कौन लगा देगा? सर सेकंड। हाँ सेकंड बोले तो एबीसीडी में बताओ। बी। हाँ बी फॉर बॉल, बर्निंग लेंस है बी फॉर बॉल। काफी अच्छा हो गया, बी से बर्निंग भी हो गया। ठीक है, तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करें, आप पेपर लें और उसको उस पेपर में सन रेज को फोकस करने की कोशिश करें इसी तरह। मतलब ये लेंस जो है हम लोग ऐसे रख दे टेढ़ा, उधर से सन लगा हुआ है, सन अपनी रेस फेंक रहा है और यहां पे पेपर लगा हुआ है, तो सच में पेपर में माइक्रो मतलब छोटा होल बन जाएगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा और उस पेपर में आग लग जाएगी, मतलब हल्का सा धुआं उठना शुरू हो जाएगा। यही चीज आप कई जगह करेंगे पेपर में, तो पूरा पेपर आप जला सकते हैं। ये काम बिना माचिस के आप कर सकते हैं और पहली बार करेंगे तो मजा बहुत आएगा। मैंने तो पहली बार किया सर ये मैग्नीफाइंग ग्लास से। हाँ मैंने तो पहली बार किया था अपने ताऊ जी के घर में, और जब कर दिया तो फिर उसमें पेपर में आग लग गई। फिर मैंने इधर भी किया उधर भी किया, थोड़ा थोड़ा पेपर में अलग अलग जगह किया, सब जगह आग जल रही थी, मजा आ रहा था। फिर मैंने तकिया में कर दिया तो तकिया में भी हल्की सी आग लग गई। मैंने तकिया को उल्टा करके रख दिया तो पूरी चारपाई जल गई थी इससे, तो फिर मजा नहीं आया मुझे और मेरे बाबा जी काफी गुस्सा हुए मेरे ऊपर। कॉन्वेक्स लेंस का नया नाम कन्वर्जिंग लेंस, इसका एक और नाम होता है मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, आपने अब तो इंटरनेट का जमाना है, आपने बहुत बार ये वाला डायग्राम देखा होगा सर्च के लिए, है ना। जब भी कोई मतलब सर्च करते हैं तो सर्च में यहां टाइप करो जो भी करना है और यहां पे आपको ये ऐसा बना मिलेगा। तो ये इसमें जो मैग्नीफाइंग इसमें जो लेंस होता है उसे मैग्नीफाइंग लेंस बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को मैग्नीफाइंग ग्लास बोल देते हैं लोग। कुछ लोग इसको हैंड लेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम है, आपको ये समझना चाहिए। कोई पूछ ले हैंड लेंस में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग लेंस होता है? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है? कॉन्वेक्स। इस तरह से आप मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जो लेंस में हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था, देखिए एक बार फिर से बताता हूं। जो कॉन्वेक्स, अच्छा ये भी एक अच्छी चीज है कि जब आप लेंस पढ़ेंगे तो आप कॉन्वेक्स को ज्यादा पढ़ेंगे। ये मोटा वाला आपको ज्यादा इससे पाला पड़ेगा और ये पढ़ना आसान भी होता है, बट इसमें डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा होती है। कॉन्केव पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है और उसमें डिटेल्स कम होती है। तो अच्छी बात है कि आसान चीज में सिलेबस ज्यादा है तो उसे ही ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, खैर, तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि लाइट रे जो है ये अपनी ऐसे जा रही है और ऐसे मुड़ी जा रही है, मतलब एक तरीके से इस ऑप्टिकल एक्सिस पे ये अपना पाथ चेंज करती है। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। असली में क्या होता है, लेंस थोड़ा सा बड़ा, मतलब लेंस को ही मैग्नीफाई करे दे रहा हूं मैं। असली में लाइट रे क्या करती है,
जैसे पैरेलल आई और ये ऐसे मुड़ेगी। देखो थोड़ा सा अगर इसी जगह हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश करें तो ये जो छोटा सा मतलब ऐसे तो यहां पे लगातार कर्व है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट जो है उसे हम लोग प्लेन सरफेस मान लें। प्लेन सरफेस मान लें, उस पे नॉर्मल बना दें, तो ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है, तो क्या हो रहा है? बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्या हो रहा है? डेंसर रेयरर से डेंसर में जा रही है। फिर से सुन लीजिए, द लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब फिर देखो यहां पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे फिर से हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, तो इधर जो एंगल है थोड़ा सा नॉर्मल सही बनाना चाहूंगा मैं। हाँ, इधर जो है ये एंगल कम है और इधर एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? तो दिस इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल कम है, ये एंगल ज्यादा है, तो दिस इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे क्या हो रहा है? डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ऐसा बना लेते हैं। ये एक्चुअल लेंस के लिए है और ये थिन लेंस के लिए है। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि लेंस अपना जो है काफी पतला है, ये जो है ये काफी कम है, और ये असली में लेकिन कितना भी थिन लेंस होगा, असली में ये चीज तो होगी ही होगी। तो इस सुधार को या इस अप्रोक्सीमेशन को हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ रे एज शोन विद रेफरेंस टू रिफ्रैक्टिव एक्सिस। रेफरेंस टू रिफ्रैक्टिव एक्सिस। यहां पे अच्छा चलिए, मैंने आपको दो एक्सिस सिखाई हैं, ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। आप बताइए रिफ्रैक्टिव एक्सिस उनमें से कौन सी हो सकती है? वो एक्सिस जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, बताइए। वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव एक्सिस जो है वही ऑप्टिकल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस तो स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है और ऑप्टिकल एक्सिस वर्टिकल है। ऑप्टिकल एक्सिस को ही ये लोग रिफ्रैक्टिव एक्सिस बोल रहे हैं। पूरा ही लिख दो, पाथ ऑफ रे एज शोन विद रेफरेंस टू रिफ्रैक्टिव एक्सिस। उसका डायग्राम ये है। असली में ये होता है, लेकिन हम लोग इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है भाई। और रिफ्रैक्टिव एक्सिस कुछ नई बात नहीं है, वही ऑप्टिकल एक्सिस है। जिस तरह से ये हम लोगों ने बनाया, उसी तरह से हम लोग एक और बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे फोकस है, ये हमेशा जब भी आप जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मिला रहे हैं, कोई पैरेलल लाइट रे आ रही है तो अपने आप फोकस हो जाता है। उसी तरह इसको मैंने फोकस बोल दिया। अब मान लीजिए लाइट रे ऐसे आती है, तो ये इस तरह पैरेलल निकल जाए। तो उस केस में और इस केस में कोई खास फर्क नहीं है। मतलब यहां पर पहले पैरेलल थी, बाद में फोकस से गई, और आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे फोकस से होते हुए आ रही है और बाद में पैरेलल हुई जा रही है। यहां पे भी आप वो डेंसर रेयरर ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो सब कॉम्प्लिकेट करना ही होगा।
अब इसमें एक केस और बनेगा। अब एक और केस है बच्चों जो आपकी बुक में जरूर होगा कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो वो कैसी होती है, अनडिविएटेड पास हो जाती है ना। ऑप्टिकल सेंटर से आ रही तो फिर कोई रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आता उसमें। अब लेकिन इसको भी अगर आप ध्यान से देखिए, इसको जरूर मैं बताऊंगा कि अगर इसी लेंस को मैग्नीफाई करके मतलब इस पिक्चर को बड़ा करके देखा जाए तो जो लाइट रे होगी वो ऐसे आएगी, ऐसे होगी और ऐसे जाएगी। और ये डायग्राम जो है ये जाना पहचाना है। कैसे जाना पहचाना है? इसे ऐसे ना समझो, इसे आप ऐसे समझो। ये एक ब्लॉक है, ग्लास स्लैब ना? हाँ बस ये ऐसा तो इसी का मतलब ग्लास स्लैब। अब ये अगर ये बहुत पास है तो ये ऑलमोस्ट, अगर ये बहुत पास है ऑप्टिकल सेंटर के तो ये ऑलमोस्ट एक ग्लास स्लैब की तरह काम करता है और असली में रिफ्रैक्शन इस तरह होता है। लेकिन ये जब मान लीजिए कि वैसे भी लाइक हम लोग का, हाँ बोलिए बोलिए। लाइक जैसे कि हम लोग का बुक में लिखा हुआ है कि हम लोग कन्वीनियंस के जब डायग्राम ड्रॉ करते तो लाइक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते, हम लोग कोई सी बहुत छोटा एपर्चर को लेते हैं। हाँ बहुत छोटा एपर्चर लेते हैं और लेंस भी बहुत पतला होता है। दिस लेंस इज वेरी थिन। तो फिर क्या होता है, जब ये जैसे ये पतला होता जाता है वैसे ये इसको क्या बोलते हो तुम लोग, बोलो, सिखा चुका हूं मैं, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड। अरे नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे ये पतला होता जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये 3 डायग्राम बना लेते हैं और ये काफी माइक्रो डिटेल्स हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर हो क्या रहा है। अब जैसे ऊपर के 3 डायग्राम बच्चों मैंने बना दिए थे, किसके लिए? ऊपर 3 क्या है भाई, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है? भूल तो नहीं गए? कॉन्वेक्स। हाँ ऊपर वाले हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। और इधर ये जो नीचे 3 है ये क्या है, कॉन्केव। तो इन्हीं का मतलब जैसा ये रे आ रहा है कॉन्वेक्स के लिए ऐसे ही कॉन्केव के लिए भी आ जाएगा। ये भी आ रहा है अपना ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, अनडिविएटेड आ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। यहां पे मतलब ये कोशिश कर रहा था आने की, कहां आने की, फोकस पे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में लेंस पड़ गया तो पैरेलल निकल गया। और यहां पे पैरेलल आया था तो अब ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से निकल रहा है। और ये 6 डायग्राम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाए मैंने बच्चों, ये 6 डायग्राम आपको काम आएंगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। उसमें क्या, इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम लोग अपना एक कोई भी लेंस ले लेंगे, उसके इस तरफ ऑब्जेक्ट रखेंगे और इस तरफ या इस तरफ इमेज बनाएंगे। ये देखेंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ये देखेंगे इमेज डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है, और क्या देखेंगे, इमेज लेटरली डिस्प्लेस्ड है, कैसा हो रहा है। काफी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हो सकता है ये काम आपने जूनियर क्लास में भी किया हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन ही सीखेंगे। ये 6 जो डायग्राम है ये अच्छे से आप रट लीजिए, क्योंकि इन्हीं का यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में करेंगे। हालांकि जब मैं इमेज फॉर्मेशन करूंगा तो इन 6 को कोने में छोटा सा बना भी दूंगा, ठीक है। तो फिर अब अगले दिन आगे बढ़ेंगे।